Good morning, children. How are you? I hope that you all are fit and fine, feeling very happy and feeling very relaxed and feeling very healthy and good. मैं आशा करती हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो भी ज़रूर देख रहे होंगे और प्लीज़ वॉच द वीडियो। बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर जैसे शुरू किया था, हमने संस्थाओं का कामकाज हमने चैप्टर शुरू किया था और इसका हमने पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो था आपका प्रधानमंत्री का जो अधिकार और कार्यों के बारे में हमने पढ़ा। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम अगला शीर्षक पढ़ेंगे, वो है आपका राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का निर्वाचन और उनका नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल, उनके फंक्शंस और उनके कार्य और जो उनके अधिकार। तो आज के चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो शीर्षक है वो आपको कवर कर सकें आज के लेक्चर में। और बच्चों, लेक्चर आप ज़रूर सुनिए, ज़रूर वीडियो देखिए, साथ साथ अपना जो है वो बुक भी पढ़िए। तो बच्चों, हमने प्रधानमंत्री कार्य आगे बढ़ने से पहले हमने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री के कार्य और उनके फंक्शंस, उनके अधिकार क्या क्या होते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो एक ऐसा राजनीतिक संस्था, सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था है और कार्यपालिका की, और सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था है। और दूसरी चीज़ ये कि ये सबसे ज़्यादा अधिकारियों और अधिकारों का प्रयोग करता है। और प्रधानमंत्री जो है इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन चयनित ये निर्वाचित जनता द्वारा होते हैं, क्योंकि जो पार्टी बहुमत से जीत कर आती है लोकसभा में, उसके प्रतिनिधि के बीच में जो है वो प्रधानमंत्री का जनता चयनित करती है और नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि इसके क्या क्या कार्य हैं, प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि मंत्री परिषद का गठन करना, मंत्री परिषद के बीच विभागों का बंटवारा करना और मंत्री परिषद को समाप्त करना, या फिर मंत्री परिषद की बैठकों की सभापतित्व करना, या राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी की तरह के काम की भूमिका योगदान देना, उसकी भूमिका अदा करना, या नीति निर्धारण करना, या लोकसभा का नेता होना। और ये भी था कि नियुक्त आदि सलाह में, ये सारे उसके कार्य फंक्शंस थे जो हमने जो है पिछले लेक्चर में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। फिर आज के लेक्चर में बच्चों यही चीज़ जो है हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट की नियुक्ति कैसी होती है, उनका किस तरह से, उनकी क्या योग्यता, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या अधिकार और क्या कार्य हैं उसके। तो चलिए हम नोट्स के थ्रू पढ़ते हैं प्रेसिडेंट। आज के शीर्षक को संस्थाओं के कामकाज में आज का शीर्षक आपका है राष्ट्रपति के फंक्शंस यानी अधिकार और कार्यों के बारे में। तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि और योग्यता और विशेषाधिकार के बारे में, जो उनके जो है आपके कार्यकाल, ये सब चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके थे। आज के शीर्षक में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्यों के बारे में। बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है और कार्यपालिका का जो है वो प्रधान होता है, हमने ये पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में। तो अब इसके जो अधिकार होते हैं, अब चूँकि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र का प्रधान होता है, तो उस पद का जो जिस पद पर वो नियुक्त है, जिस पद पर उसकी नियुक्ति होती है, उसका गौरव जो है, उसकी जो गरिमा जो है वो उसके पद में निहित होती है। तो उसके संवैधानिक रूप से उसके कुछ अधिकार भी उसको दिए गए हैं, जो कौन कौन से उसके अधिकार है और कौन कौन से उसके कार्य है। वैसे तो अगर हमने भी पढ़ा भी कि राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का जो प्रधान होता है, औपचारिक रूप की शक्तियाँ होती हैं उसको प्राप्त होती हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि राष्ट्रपति जो है, प्रधानमंत्री ही जो है वो केंद्र शासन का जो है शासन चलाता है और सारी अधिकारों और अधिकारियों का उपयोग सबसे ज़्यादा जो है वो प्रधानमंत्री ही करता है। तो लेकिन चलिए फिर भी राष्ट्रपति जो है वो हमारे राष्ट्र का अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं। तो उनके बारे में हम चलिए पढ़ते हैं अधिकार क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्यपालिका के क्षेत्र में। अब कार्यपालिका के क्षेत्र में हम कह सकते हैं बच्चों कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है और राष्ट्र का शासन जो है उसी के नाम से जो है वो चलाया जाता है। अब नाम से चलाए जाने का मतलब ये है कि उसके हस्ताक्षर, राष्ट्रपति किसी भी बिल, विधेयक या कोई भी बिल या विधेयक लॉ नहीं बनता जब तक कि राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर नहीं होता है। तो राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति की अनुमति, राष्ट्रपति की सहमति और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जो है वो किसी भी मुद्दे या इशू पर हो ज़रूरी है, आवश्यक है। और सबसे पहला ये है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ये तो हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है, लेकिन प्रधानमंत्री चयनित निर्वाचित जनता द्वारा होते हैं। और प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है वो राष्ट्रपति जो है वो अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। दूसरा ये कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और निर्वाचन आयुक्तों आदि की भी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है, यानी राष्ट्रपति को अधिकार है। राष्ट्रपति को सेना का सर्वोच्च कमांडर माना गया है, इसलिए उसे युद्ध की घोषणा करने, युद्ध को भंग करने या बंद करने या किसी तरह की संधि करने का भी राष्ट्रपति को अधिकार है, चूंकि वो सेना का कमांडर माना गया है। यानी वो सर्वोच्च कमांडर उसको कहा गया है या सर्वोच्च कमांडर होता है, इसलिए उसे युद्ध करने की अनुमति देने की, युद्ध बंद करने की या किसी प्रकार की संधि करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को होता है। अब आप इससे तो हम थोड़ा बहुत हम अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चों कि अगर वो सेना का सर्वोच्च कमांडर है तो वो अपने आप में शक्तिशाली है, तो वो कहीं ना कहीं पावरफुल व्यक्ति है, पावरफुल पद है उसका, क्योंकि वो जब सेना का कमांडर है तो मे बी क्या ये श्योर है कि वो एक शक्तिशाली पर्सन है। अब हम बात करते हैं व्यवस्थापिका के क्षेत्र में। व्यवस्थापिका का मतलब क्या होता है बच्चों? व्यवस्थापिका को संसद, व्यवस्थापिका माने संसद, यानी व्यवस्थापिका को हम संसद कहते हैं। और हमने संसद के बारे में पढ़ा है कि उसके 2 सदन होते हैं, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा, हमने ये पढ़ा था हमने। और व्यवस्थापिका संसद को ही कहते हैं और इसके 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अब इसमें क्या है, अब व्यवस्थापिका के क्षेत्र में इनके क्या क्या अधिकार हैं बच्चों? तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सबसे पहले अधिकार इनका ये है कि राष्ट्रपति जो है संसद की बैठक को बुलाने का अधिकार रखता है, उसे भंग करने का भी अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के 12 मनोनीत पदों की नियुक्ति करते हैं, यानी 12 मनोनीत पद, सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं आपके, जो किसी क्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं या बहुत फेमस होते हैं, जैसे कि खेल कूद के क्षेत्र से कोई अगर व्यक्ति बहुत सेलिब्रिटी है, या सिनेमा से, चलचित्र से, सिनेमा से या लिटरेचर से या फिर साहित्य से या फिर नोबेल पुरस्कार विजेता, कोई भी जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो अपने फील्ड में जो उनके वो फेमस होते हैं, तो वो सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो 12 सीटें ऐसे सेलिब्रिटीज़ के लिए जो है वो राज्यसभा में होती है, जिसको राष्ट्रपति उसको मनोनीत करते हैं। दूसरा है आपका, अगला है कि व्यवस्थापिका के क्षेत्र में उनका अधिकार क्या है कि संसद में पारित होने के बाद जो कोई भी विधेयक, मैंने कि आपको पहले भी बताया कि कोई भी बिल, लॉ बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पास या नहीं बनती। जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति और सहमति और हस्ताक्षर नहीं कर देता, तब तक कोई भी बिल जो है वो लॉ नहीं बनता। तो ये अधिकार राष्ट्रपति को है। फिर अगला है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना जो है लोकसभा में सामने पेश नहीं किया जा सकता। यानी धन विधेयक माने मनी बिल जो है, मनी बिल भी अगर कोई पास होने को होता है तो पहले राष्ट्रपति की अनुमति उस पर ज़रूरी है, उसकी सहमति ज़रूरी है, उसके हस्ताक्षर ज़रूरी हैं, तब वो लोकसभा में प्रेजेंट या प्रस्तुत किया जाएगा। फिर अगला है आपका कि संसद की बैठक नहीं होने पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है। यानी अगर संसद की बैठक नहीं है तो उस पर मैं आदेश देने का जो है वो अध्यादेश देने का, यानी अध्यक्ष राष्ट्र का प्रधान होने के नाते वो इस चीज़ का आदेश दे सकता है कि उसकी बैठक कब होनी है, क्या नहीं होनी है, अगली होनी है या नहीं होनी है, या अभी होनी है कि नहीं होनी है। फिर आपका अगला है आपका कि राष्ट्रपति को संसद में अपना संदेश भेजने का भी अधिकार है, क्योंकि लोकसभा के जो विधेयक जितनी होती हैं और राष्ट्रपति की अनुमति से ही बिल लॉ बनते हैं, तो उनमें संदेश भेजने का भी अधिकार राष्ट्रपति को होता है। अब आपका आ गया वित्त के क्षेत्र में, यानी फाइनेंशियल फील्ड में। उसमें क्या है, संसद के सामने बजट पेश करना
उसमें राष्ट्रपति की अनुमति ज़रूरी है। सलाह मशवरा वित्त आयोग की नियुक्ति करने में भी उसका अधिकार है। और केंद्र और राज्य के बीच जो भी लेखा जोखा वित्त का है, मनी का, यानी जो भी आयकर की आमदनी का डिस्ट्रीब्यूशन है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का, उसका लेखा जोखा, उसकी जानकारी भी राष्ट्रपति को होती है। उसका भी अधिकार, उसकी जानने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। फिर है धन विधेयक की मंजूरी देना, यानी मनी बिल को पास करने की अनुमति देना, ये भी राष्ट्रपति का अधिकार है। अब आया न्याय के क्षेत्र में बच्चों, यानी जुडिशियल डिपार्टमेंट में। फिर जुडिशरी के फील्ड में क्या है कि जैसे किसी भी अपराधी को सज़ा माफ़ करने का भी अधिकार राष्ट्रपति को है, या उसकी सज़ा कम करना, या फांसी की सज़ा भी माफ़ कर सकता है, या फांसी की सज़ा आजीवन कारावास में भी बदल सकता है। ये अधिकार प्रेसिडेंट को है कि अगर किसी को फांसी हो रही हो या उसको आजीवन कारावास में बदलना हो तो ये अधिकार जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति और सहमति के बिना ये फैसला नहीं लिया जा सकता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैसला होता है, किसी की फांसी की सज़ा माफ़ करना या उसको आजीवन कारावास से बदलना, या फिर किसी अपराधी की सज़ा माफ़ कर देना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो अधिकार है वो राष्ट्रपति की अनुमति और सहमति के बिना नहीं होता। ये कार्य ये राष्ट्रपति को इसमें फैसले, इसमें निर्णय लेने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को होता है। और जैसे कि पता है कि वो सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है, और संसद की प्रार्थना पर वो न्यायाधीशों को हटा भी सकता है। अब याद रखिए, वो संसद की प्रार्थना पर है, हम उस पर प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। मतलब कहने का है कि न्यायाधीश भी एक माननीय या सम्मानित पद है, और राष्ट्रपति का पद भी एक सम्मानित पद है। इसलिए संसद जो है वो राष्ट्रपति से प्रार्थना करेगा, अगर कोई किसी वजह से हमको सरकार न्यायाधीश को हटाना चाहती है तो उस न्यायाधीश को भी सम्मानीय तरीके से उस पद से हटाया जाएगा, और सम्मानीय तरीके से राष्ट्रपति से संसद प्रार्थना करेगा कि वो न्यायाधीश के पद को, उसकी नियुक्ति रद्द की जाए। अब कूटनीतिक अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों अगला आपका है कूटनीतिक अधिकार। अब कूटनीतिक अधिकार का मतलब ये होता है कि कभी कभी प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को डिप्लोमेटिक तरीके से जो है वो काम करना पड़ता है। जैसे मान लो कभी दो पार्टियों के बीच अगर कोई समझौते की बात हो रही हो, या ऐसा होता है कि कभी कभी 120 मान लो अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि निर्णायक स्थिति हो जाती है कि निर्णय कोई एक पार्टी नहीं ले पा रहा है, तो उस स्थिति में जो है वो प्रेसिडेंट के पास अधिकार होता है कि वो निर्णय ले, यानी वो अंतिम निर्णय लेने का भी अधिकार राष्ट्रपति को होता है। अब कूटनीतिक अधिकार में आप कह सकते हैं कि इसके अंदर भारत के आंतरिक और बाहरी मामले भी आ सकते हैं, जैसे कि भारत के राजदूतों और प्रतिनिधि की नियुक्ति करना, ये आपका जो है वो राष्ट्रपति का काम है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करना, ये राष्ट्रपति का अधिकारों में, कूटनीतिक अधिकार में आ जाता है। या दूसरे देशों के साथ संधि करना, ये राष्ट्रपति के अधिकारों में आ जाता है। और ये भी है कि भारत में आए जो विदेश राजदूत हैं उनका स्वागत करना, उनका वेलकम करना भी जो है वो राष्ट्रपति के अधिकारों में आता है। और कभी कभी होता है कि जब अंतिम निर्णय लेना या निर्णायक स्थिति जब हो जाती है कि कोई भी पार्टी निर्णय लेने के उसमें परिस्थिति में नहीं है, तो ऐसे में जो है वो राष्ट्रपति का जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय माना जाता है, या वो किसी से निर्णय दिला भी सकता है। तो ये कूटनीतिक अधिकार हो गए उसके। दूसरा है संकटकालीन अधिकार। जब भी देश पे कोई संकट आते, हमेशा देश में संकट आते ही रहते हैं, हर तरह की परिस्थितियां जो है उत्पन्न होती रहती हैं देश में, तो राष्ट्रपति को कुछ संकटकालीन अधिकार भी दिए गए हैं संवैधानिक तरीके से। जैसे पहला है कि युद्ध, बाहरी आक्रमण को या सशस्त्र विद्रोहों की स्थिति में उसके अधिकार है कि वो युद्ध को भंग कर सकता है, युद्ध को बंद कर सकता है, या संधि भी कर सकता है। या राज्य में जो है वो संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में, यानी अगर कोई संविधान के खिलाफ अगर बात हो रही हो या उसका संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा हो, तो उसमें भी उसको सलाह मशवरा देने के लिए का भी अधिकार है, राष्ट्रपति को इंटरफेरेंस करने का भी अधिकार है। इस तरीके से जो है हम अधिकार, ये थे राष्ट्रपति के अधिकार बच्चों, जो कि राष्ट्रपति के फंक्शंस और अधिकार क्या क्या हैं। अब बच्चों हम अगला है आपका कि संकटकालीन अधिकार का प्रयोग, यानी जैसा कि ये संकटकालीन अधिकार का प्रयोग, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, ये वही अधिकार है, ये वही किस तरह से उसको उपयोग करता है। आप इसको स्वयं पढ़िएगा, खुद पढ़िएगा, क्योंकि जो ऊपर मैंने आपको समझाया है वही इस शीर्षक में जो है आपका है। अगला आपका है कि राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति क्या होती है। अब जैसे इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने के बाद तो हमको यही लगेगा कि उनके कार्यों और अधिकारों के बारे में पढ़ने के विषय में पढ़ने के बाद तो हमको यही
उसमें रूपरेखा तुम्हारे माइंड में तैयार होती है कि राष्ट्रपति एक शक्तिशाली पर्सन है, लेकिन इसकी थोड़ी वास्तविक स्थिति कुछ और है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति प्रधान तो होता है राष्ट्र का, लेकिन नाम मात्र के, क्योंकि उसके पास औपचारिक शक्तियाँ होती हैं। तो केवल और अपने अधिकारों का प्रयोग केवल मंत्रिपरिषद के सलाह से ही कर सकता है। तो एक औपचारिक शक्तियाँ उसको मिली, लेकिन वो राष्ट्र का अध्यक्ष तो है, लेकिन उसकी औपचारिक शक्तियाँ उसको मिल रही हैं। अब आप कहेंगे संविधान में 42वें संशोधन में ये अरेंजमेंट संविधान ने किया कि मंत्रिपरिषद की सलाह, जैसे ये बाध्य कर दिया गया था कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही जो है कार्यवाही करेगा। और इस तरीके से है 44वीं संशोधन में अधिनियम में कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश को ही फिर से विचार करने के लिए वापस लौटा सकता है। यानी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश को फिर से विचार में लाने के लिए मंत्रिपरिषद को वो वापस लौटा सकता है, यानी इसको ये अधिकार है, ये अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है। ये वास्तविक स्थिति है। तो इस तरीके से जो है अगर कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार करने के बाद, मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः उस पर सोचने के बाद उस पर अपनी सलाह और एडवाइस या उस पर फिर से विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाएगी उसे राष्ट्रपति को अवश्य मानना पड़ेगा। ये बाध्य होते हैं राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति का वास्तविक स्थिति है। यानी अगर जो है 44वें संशोधन यानी संविधान के 40वें अमेंडमेंट के अनुसार बच्चों ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश को जो है वो फिर से विचार करने के लिए वो उसको वापस लौटा सकता है, लेकिन अगर वो राष्ट्रपति के पास वो सिफारिश अगर लौट कर आती है तो उस पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना आवश्यक हो जाता है। तो इससे पूरी तरीके से क्लियर है पिक्चर। हम इससे पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रधान है और कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री के हाथों में होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो सरकार का प्रमुख नेता होता है, उसका मुखिया होता है। तो ये राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति है। तो बच्चों आज हम यही बंद करते हैं और अगले शीर्षक में जो है हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले शीर्षक में जो है वो न्यायपालिका को हम इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। सो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा और बुक को एक बार आपने ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड हैव अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। गुड बाय।